हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो आज जो है हम लोग मेटल नॉन मेटल्स का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही हमने 4 पार्ट्स के वीडियो बना दिए हैं इस चैप्टर पे। उनको पहले आप जाके अगर देखेंगे तो आज का वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसे जाके डाउनलोड करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो ऐप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या होगा कि आप किसी भी डाउट का, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में डाउट्स हैं तो आप इजीली उनका स्नैप लेना है, बस एक फोटो लेना है आपको और क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसको कि हम नाइफ से काट सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, अपने हार्डनेस के कारण जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। पर कोई ऐसा मेटल है जिसको नाइफ से काट सकते हैं? बिल्कुल है। और उसका नाम आपको बताना है। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट करें। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, हम उनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं इस टॉपिक में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले। तो कुछ टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले मेटल्स ऑकरेंस के बारे में बात करते हैं। मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं? तो हवा में उड़ते हुए तो मिलते नहीं है, ठीक है। मेटल्स कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, है ना। अर्थ क्रस्ट से मेटल्स को निकाला जाता है। तो अगर वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे तो एविडेंट अमाउंट ऑफ दूसरी चीजें भी प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, है ना। मेटल्स के साथ बहुत सारे नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है। तो हमने पिछला जो वीडियो देखा था, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि मेटल नॉन मेटल जो है रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो बहुत सारे आपको वहां पे क्या मिलेंगे? कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे वो मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। वो किस फॉर्म में मिलते हैं? वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड के स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? कंपाउंड स्टेट में। एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं होते, कुछ होते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में भी होते हैं, फ्री स्टेट में भी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन ज्यादातर मेटल्स हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड फॉर्म करके अर्थ क्रस्ट में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि एक टर्म है, वो है मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ मेटल्स, कह सकते हैं। एक ब्रांच है साइंस का जिसमें पूरा मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल्स के ओर्स के बारे में, कैसे मेटल्स को निकाला जाता है, कैसे उनको प्योरीफाई किया जाता है, ये सभी चीजें हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास टर्म है वो है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, द नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स क्या हैं? ऐसे नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं? अर्थ क्रस्ट में, है ना। फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अभी हमने बताया कि जो मेटल्स है वो कंपाउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और यही कंपाउंड स्टेट जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं उन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं। इन्हीं से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर इसके बाद वाला जो डेफिनेशन है वो है ओर। अब मिनरल्स और ओर्स को बहुत लोग सेम समझते हैं कि जो मिनरल है वही ओर है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं, ओर्स भी मिनरल्स होते हैं, पर ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से और प्रॉफिटेबली, ठीक है। प्रॉफिटेबली कहने का मतलब कि बहुत सारे तरह के मिनरल्स आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, पर किसी मिनरल में किसी मेटल का अमाउंट ज्यादा होगा, किसी में मेटल बहुत कम होगा, इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी। तो जिस क्या कहते हैं मिनरल में ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट होगा, उस मिनरल से ही उस मेटल को निकाला जाएगा और उस मिनरल को हम ओर बोलेंगे, ठीक है। ओर क्या है? ओर एक ऐसा मिनरल है जिससे कि हम मेटल्स को निकाल सकते हैं
प्रॉफिटेबली और इजीली। ठीक है, प्रॉफिटेबली वर्ड इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि बहुत बड़ा ओर है, मान लीजिए बहुत बड़ा मिनरल है, उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ मेटल है, तो अगर आपने उसको पूरा अच्छे से प्योरीफाई किया, उससे मिनरल मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उससे अगर आपको थोड़ा सा ही मेटल मिला तो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, तो उस मिनरल को हम ओर नहीं बोलेंगे। और कौन सा मिनरल को बोलेंगे? जिससे मेटल निकालने पे प्रॉफिट भी हो। कॉस्ट जितना उस ओर को वो मेटल में चेंज करने में लगा, वो कॉस्ट से ज़्यादा का मेटल प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो प्रॉफिटेबली अगर निकलेगा किसी मिनरल से मेटल्स, तो उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ठीक है, अब एक और है हमारे पास यहाँ पे टर्म, गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैंग पार्टिकल्स, हाँ, कितना लोग इसको गंगू पार्टिकल्स बोलता है, पर ये गंगू नहीं है, गैंग ही पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन गैंग है। ठीक है, तो गैंग पार्टिकल्स है तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट, डस्ट, मड। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ओर निकाला अर्थ क्रस्ट से, तो क्या वो आपको एकदम पॉलिश मिलेगा साइन करता हुआ? नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग अर्थ क्रस्ट से उसको निकाल रहे हैं, तो वहां पे मिट्टी है, सैंड है, सिल्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई होंगी। ठीक है, तो उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं, जो कि ओर में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट, डस्ट, मड, etc। एक और टर्म है हमारे पास, वो है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? वो क्या है? ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर। ओर से गैंग पार्टिकल्स निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसको वॉशिंग करके धो दीजिए, मान लीजिए, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, बहुत प्रेशर के साथ वाटर मार रहे हैं ओर पे, तो वो गैंग पार्टिकल्स उससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। या फिर मेटेलिक सेपरेशन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं कि अगर कोई मैग्नेट वाला ओर है, जैसे आयरन का ओर है, तो उसमें जितने भी उसको हमने मान लीजिए तोड़ दिया ओर को और एक मैग्नेटिक रोलर पे उसको चलाया, ठीक है, तो क्या हुआ? इस टाइप का रोलर होगा, मतलब ऐसे घूमता है वो। ठीक है, तो उस पर जब हमने ओर के पार्टिकल्स रखे, तो जब वो रोलर ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा, तो जितने भी आयरन वाले पार्टिकल्स होंगे वो तो चिपके रह जाएंगे, पर दूसरे पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही जो है और 2-3 मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? गैंग पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं ओर से। ठीक है, तो उसी प्रोसेस से, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of gang particles from ore is called concentration of ore or enrichment of ore। ठीक है, तो यहां पे हमने टर्मोलॉजी जो है यहाँ पे वो खत्म कर ली। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को समझने के लिए, कैसे हम ओर से मेटल तक पहुंचते हैं, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देखिए पहले, तो याद कर लीजिए इस सीरीज को, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले हमको याद होना चाहिए, हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो क्या होगा कि ऊपर के जो ये हमारे 5 मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इनको हम हाई रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। अगर हम इन तीनों का बात करें, जिंक, आयरन, लीड, ये क्या हो गए? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो गए। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, ये थोड़े से उनसे कम रिएक्टिव है। और ये जो नीचे हमारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के बाद आप कह सकते हैं हाइड्रोजन मेटल नहीं है, तो वो क्या है? लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि जो ओर हैं उनका जो हम एक्सट्रैक्शन करेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंगली करेंगे। हाई रिएक्टिव मेटल्स का अलग तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक अलग एक्सट्रैक्शन होता है, और लो रिएक्टिव का थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे आपके सिल्वर है, गोल्ड है ना, कॉपर भी इवन की कभी कभी हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फ्री स्टेट में, कोई कंपाउंड ही नहीं है, वो तो मेटल है सिर्फ। ठीक है, ऐसा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लो रिएक्टिव है ना, बहुत कम रिएक्ट करते हैं वो, हाँ,
दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लो रिएक्टिव है। अगर हम इनका बात करें इधर हाई रिएक्टिव मेटल्स का, तो ये हमको हमेशा क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं जिनको कि बॉन्ड्स को ब्रेक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और हाई, अभी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब फ्री स्टेट में हमको मिल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे, ये कुछ कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमको मान लीजिए ओर मिला, तो ओर पहले कैसा होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर क्यों होगा, क्योंकि उसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसमें गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो इम्प्योर होगा। अब हमको पहले उसमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से जो ओर मिलेगा हमको वो प्योर हो जाएगा। प्योर कहने का मतलब उसमें गैंग पार्टिकल सब नहीं है। तो अब वो ओर है किस टाइप का, इस पे डिपेंड करेगा कि हमको आगे क्या करना है। हमारे पास तीन तरह के ओर हो जाएंगे, एक हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर होंगे, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के ओर होंगे, और एक लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव मेटल्स के ओर होंगे, ठीक है। तो पहले मॉडरेट कर लेते हैं, आसान है, इससे आपको लो रिएक्टिव पढ़ना आसान हो जाएगा मॉडरेट करने से, ठीक है। मॉडरेट ही थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें दो तरह के ओर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मान लीजिए जिंक का कोई ओर है, ठीक है, जिंक का ओर ले रहे हैं हम लोग, तो जिंक का ओर अगर हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का बात कर रहे हैं, तो दो तरह के ओर आपको मिलेंगे वहां पे, दो तरह के कंपाउंड्स के फॉर्म में, एक सल्फाइड्स के फॉर्म में, दूसरे कार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो अगर जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnS बनाएगा, मतलब जिंक सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है वो ओर, किसका, जिंक का ओर, या जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, ZnCO3 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म्स में आपको ओर मिल सकते हैं। तो अब अलग अलग फॉर्म है, तो क्या करना होगा, सबसे पहला जो काम है हमारे पास, ओर को ऑक्साइड्स में चेंज कीजिए। अगर वो ऑक्साइड्स में चेंज हो गए तो आसान हो जाएगा उनको उन मेटल्स में बदलना। हम रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर 1 में, वही रिडक्शन करके हम लोग क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। इसको ऑक्साइड्स में चेंज करने के लिए सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स दोनों को अलग अलग हमको प्रोसेस करना होगा। दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों में से किसी को भी अगर हम ऑक्साइड्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमको अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग रिएक्शन तो करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास ZnS है, तो यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन करते हैं उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग मतलब क्या होगा, रोस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जिंक सल्फाइड है या कोई भी सल्फाइड है, ठीक है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से देखिए क्या होगा, ये जो जिंक है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। अब ये सल्फर कहाँ जाएगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसका ओर होगा, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड है, जिसका ओर होगा सल्फाइड वाला, सल्फाइड वाले केस में हमको रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग मतलब हाँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करना है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने से क्या होगा कि उस मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमको ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब ये हो गया रोस्टिंग। इसी तरह से अगर हम कार्बोनेट के ओर का बात करें तो कार्बोनेट्स वाले ओर में हम लोग को क्या करना होगा, हमको एक दूसरा प्रोसेस करना होगा जिसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस करेंगे उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसी के जैसा ये प्रोसेस है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट किया, यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो जिंक कार्बोनेट है इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे, ठीक है, तब हम लोग इसको हीट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको इसको ऑक्साइड में चेंज करना है, और ऑक्सीजन तो इस पे पहले से ही है ना। कार्बोनेट में ऑक्सीजन है, 3 एटम्स है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑलरेडी, तो इनमें से हमको 2 एटम को अलग कर देना, एक रह जाएगा,
ठीक है, जैसे अभी देखिए क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। नेम याद भी रख सकते हैं आप इजीली, कैसे? C4 कार्बोनेट्स, C4 कैल्सिलेशन, कार्बोनेट्स होगा तो वहां कैल्सिलेशन करना है। उसके बाद अगर में हो गया तो दूसरे में तो रोस्टिंग ही होगा, है ना। रोस्टिंग और कैल्सिलेशन दो प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। रोस्टिंग कब करेंगे? जब सल्फाइड्स होंगे, और कैल्सिनेशन कब करेंगे? जब कार्बोनेट्स होंगे। इन्हीं दोनों के और हमको मिलते हैं जब हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, या कभी कभी हमको जो और है वो डायरेक्ट ऑक्साइड्स का भी मिल जाता है। कैसा मिल जाता है? ऑक्साइड्स का भी और मिल जाता है। ऑक्साइड्स का मिलेगा तो फिर कैसा बनेगा? ZnO ही मिलेगा। मतलब जो हमने अभी ऑब्टेन किया, इसको इसमें ना रोस्टिंग का प्रोसेस करना है ना कैल्कुलेशन का प्रोसेस करना है। अब हमको करना क्या है? हमको रिडक्शन करना है। हमको जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कोई सब्सटेंस के साथ उसको रिएक्ट कर देना है। कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? अब चाहे आप रोस्टिंग करके ऑक्साइड ऑब्टेन किए या कैल्सिनेशन करके ऑब्टेन किए, तो आपको क्या करना है? अब रिडक्शन करना है। रिडक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग? रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? हम कोई भी, जैसे ZnO है, इसके साथ मान लीजिए हमने कार्बन, कार्बन कौन सा? कोक जो होता है, ठीक है, ये कोक है, यहां लिख सकते हैं आप, कोक है ये। तो कोक के साथ हमने जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करा दिया, तो क्या हुआ? अब ये कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा, जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, CO फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमको देखिए मेटल मिल गया, जिंक मिल गया। जिंक जो है वो कैसा है? ये वाला, ये जिंक प्योर नहीं है पूरी तरह से, ये अप्रोक्सीमेटली 90% प्योर जिंक हमको अभी मिला है, ठीक है। अब इसको पूरा प्योर कैसे करें? इसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन से हम इसको प्योर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अब इससे क्या होगा? हमको 99.9% जो है ये मेटल मिल जाएगा जिंक का प्योर, ठीक है। तो यहां से हमने शुरू किया, ओर लिया, ठीक है, जो कि इम्प्योर था, जिसमें गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, उसमें कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया तो गैंग पार्टिकल्स खत्म। इसके बाद हमको प्योर ओर मिला, तो हमने माना कि वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का ओर है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का ओर है, जिंक मान लिया एक मेटल हमने। तो अब उसके दो तरह के ओर्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स। तो सल्फाइड्स जिंक सल्फाइड, कार्बोनेट्स जिंक कार्बोनेट, है ना। तो सल्फाइड के केस में हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करेंगे। हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड चला गया। इसके बाद हमने क्या किया? कार्बोनेट्स के केस में हमने कैल्सिनेशन किया। यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, हमको जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। इसके बाद इसका क्या किया हमने? ऑक्साइड का रिडक्शन किया, ऑक्सीजन हट गया, जिंक मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या हो गया? हमको 90% प्योर मेटल मिला। अब इसको पूरी तरह से प्योर करने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन किया, या आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी बोल सकते हैं, वो हम करते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम दोनों बाकी बचे हुए मेटल्स का बात कर लें, तो लो रिएक्टिव मेटल्स में एक ही तरह का ओर मिलता है हमको, जो कि सल्फाइड्स है। अब सल्फाइड्स के ओर मिल रहे हैं तो सेम चीज होगा, है ना। सल्फाइड है तो हम उसको क्या करेंगे? उसमें हम रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग अगर कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम फिर रिडक्शन कर देंगे। अगर रिडक्शन कर देंगे तो हमको कैसा मेटल मिल जाएगा? हमको मेटल मिल जाएगा जो कैसा होगा? जो 90% होगा प्योर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? फिर इसमें प्योरिफिकेशन करेंगे, और प्योरिफिकेशन करने से क्या होगा कि 99.9% प्योर मेटल जो है हमको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे जो यहां कर रहे थे हम लोग, इसीलिए हमने पहले ही आपको समझा दिया। तो सल्फाइड्स के केस में, क्योंकि लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं या तो वो फ्री स्टेट में मिलेंगे या तो सल्फाइड्स में मिलेंगे, या कभी कभी ऑक्साइड्स में भी मिल जाते हैं। ऑक्साइड्स में मिलेंगे तो यहां से शुरू होगा, रिडक्शन करना है, मेटल मिलेगा, फिर प्योरिफिकेशन करना है, बस, ठीक है। अब बच क्या गया? अब हमारे पास बचा है हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स का बात करें तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये फ्री स्टेट में तो मिल ही नहीं सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इनके जो
कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अगर एक हाई रिएक्टिव मेटल ले लीजिए सोडियम, तो सोडियम का कंपाउंड देखिए NaCl, ये एक हाई रिएक्टिव मेटल है, एक हाई रिएक्टिव नन मेटल है। इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास, और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि इनसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स ढूंढ के हम इस क्लोरीन को अलग भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे दूसरे किसी का क्लोरीन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा एक रिएक्टिव मेटल ले सकते हैं जो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके उस क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा। पर यहाँ पे तो इतना रिएक्टिव है कि हम इसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन बोलते हैं, ये हम लोग करेंगे यहाँ, ठीक है। ये भी अभी हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मेटल मिलेगा, और वो मेटल क्या होगा, वो 99.9% प्योर होगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि इतना अगर आसान है इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करना, तो हम इनमें क्यों नहीं कर रहे हैं, यही सिर्फ क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये सारे मेटल्स जो हैं आयनिक कंपाउंड तो फॉर्म करते हैं, पर इनकी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन मतलब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करना बहुत आसान है, ईजी है। और इसके बाद ये जो है थोड़ा कॉस्टली भी है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली है। इस रीजन से हम लोग दूसरे मेथड्स यूज करते हैं जो इजी मेथड्स हैं, जिससे दूसरे हो जाए। पर ये वाला जो है हाई रिएक्टिव मेटल जो है, ये किसी और मेथड से, किसी और केमिकल मेथड से हम इससे मेटल अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन का और इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन का, दोनों के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन में देखिए क्या होता है, अभी हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, उसी को हम सेपरेट करेंगे। हमको सोडियम चाहिए, ठीक है, तो सोडियम चाहिए उससे, सोडियम क्लोराइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को एज अ मॉल्टन स्टेट लेंगे, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे, उसको हाई वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो सोडियम क्लोराइड उसमें था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। क्या होगा, वो Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है जिस इलेक्ट्रोड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। तो एनोड पे क्या होगा, देखिए दोनों जगह अलग अलग तरह का रिएक्शन होगा। अगर हम एनोड का बात करें, एट एनोड, तो देखिए क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करेगा, जो कि नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये जो Cl- है यहाँ पे, ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे किधर, इसकी तरफ, किसकी तरफ, एनायंस अट्रैक्ट होंगे एनोड्स की तरफ, है। यानी कि आपका Cl- है मान लीजिए, वो क्या करेगा, वो जब उस वहां जाएगा किसके पास, एनोड के पास, तो एनोड क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो इस पे है, एक चार्ज जो माइनस है Cl के पास, वो क्या करेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ जाएगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास चले जाएगा, एनोड ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक क्लोरीन एटम आया, अब ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन एटम का वेट करेगा। मान लीजिए फिर से कोई दूसरा क्लोरीन आयन आया, तो अब ये क्लोरीन आयन दोनों मिलके क्या बना दिए, क्लोरीन गैस फॉर्म कर लिए, दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो ये क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। इसका हमको कोई काम भी नहीं था, हमको तो सोडियम से मतलब है। अब कहाँ, सोडियम कहाँ, तो कैथोड पे, याद है ना, कैट कैट कनेक्शन, कैट कैट कनेक्शन, कैट फॉर कैथोड एंड कैट इज कैटायन। कैट कैट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करता है। तो कैटायन सोडियम है, तो सोडियम कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, तो क्या होगा, कैथोड एबिडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तभी वो नेगेटिव चार्ज है ना। तो वो क्या करेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ सोडियम मेटल फॉर्म हो जाएगा। अब ये सोडियम मेटल क्या होगा, जो हमारा कैथोड है उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। जितने भी सोडियम एटल्स होंगे, सोडियम मेटल जो वहाँ फॉर्म होते जाएगा, वो क्या होगा, उस कैथोड पे चिपकते जाएगा। और फिर क्या करना है, जब पूरी तरह से सारे सोडियम मेटल्स वहाँ चिपक जाएंगे,
तो उस कैथोड को निकालना है, उससे सोडियम को सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन करते हैं और हमको मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ किस में वैलिड है? हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। मॉडरेट और लीस्ट के लिए तो हमने देख लिया क्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कॉपर का एग्जांपल लिया है, किसी भी मेटल का कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। कॉपर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, हमने एक प्योर कॉपर ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या किया है? और जो आपको जिस कॉपर को करना है, क्या करना है? प्योरीफाई करना है, उसको हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर है आप कह सकते हैं, या कॉपर जो ऑब्टेन हुआ एक्सट्रैक्शन के बाद वो है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें एक सॉल्यूशन दे देंगे। किस चीज का? जो सॉल्यूशन होगा वो भी उसी कॉपर का होना चाहिए। ठीक है, कॉपर के किसी सॉल्ट का हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है? ये एनोड है और ये कैथोड है। तो देखिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें जो प्रेजेंट है, क्या कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, Cu2+ और SO4 2- में। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये Cu2+ जो है ये अट्रैक्ट होगा कहाँ? कैट कैट कनेक्शन है ना, जो आपका कैटायन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसमें चिपक जाएगा। जैसे यहाँ सोडियम चिपक रहा था कैथोड में, बिल्कुल वैसे ही जो कॉपर है वो चिपक जाएगा। अब ये कॉपर वहां चिपक तो गया, पर यहाँ से कॉपर कम हो गया सॉल्यूशन से, वैसे ही SO4 उधर जाएगा एनोड की तरफ। पर यहाँ कॉपर जैसे ही कम होगा तो क्या होगा? यहाँ से जो कॉपर है, इससे कॉपर एटम जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही एक कॉपर एटम यहाँ चिपका, ये कॉपर एटम यहाँ से बाहर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि ये जो आपका कॉपर है वो बाहर आ जाएगा। कॉपर एटम बाहर आएगा तो क्या होगा? ये कॉपर एटम बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो बाहर आते समय देखिए क्या होगा, क्योंकि ये एनोड है, एनोड मतलब एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब कॉपर एटम बाहर आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एनोड ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब कैसा कॉपर बाहर आएगा? वैसा ही जैसा यहाँ था Cu2+। ठीक है, फिर ये कॉपर कहाँ जाएगा? ये कॉपर उसमें जाएगा कैथोड की तरफ, कैथोड उसको अट्रैक्ट कर लेगा, कैथोड पे अट्रैक्ट करेगा और फिर जाके वो कैथोड पे चिपक जाएगा। और इस तरह से इससे कॉपर अलग होते जाएगा और इस पे चिपकते रहेगा। तो होगा क्या? धीरे धीरे ये जो आपका मेटल है ये बहुत ही पतला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेटल है यहाँ पे ये क्या होगा? ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, चौड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो कॉपर है, जो प्योर कॉपर है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या है, अब कुछ जो पार्टिकल्स इसमें इम्प्योर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे तो उन पे तो कोई चार्ज आएगा नहीं। तो वो चार्ज नहीं आएगा तो ना वो एनोड पे रहेंगे ना वो कैथोड पे रहेंगे। वो क्या होंगे? वो यहाँ पे, क्योंकि इसमें थे तो वो उससे निकल के यहाँ पे जमा हो जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एनोड से निकला है तो इसको हम एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, ये एनोड मड यहाँ पे हमको मिल गया और ये कॉपर जो प्योर कॉपर है वो सारा आपको इस कैथोड पे मिल गया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन किया और क्या मिल गया हमको 99.9% प्योर मेटल मिला। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक था आज का वो फिनिश कर लिया। तो अब वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि किस मेटल को हम नाइफ से काट सकते हैं। तो आई होप उसका आंसर आपको पता होगा। ऐसा मेटल सोडियम है। सोडियम को हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं हम ये जानते हैं, पर सोडियम एक्सेप्शन है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो वक्त आ गया है गुड बाय करने का। पर अगर आपने स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने पे आपको जो भी डाउट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में, आप उनका स्नैप लें। स्नैप लेते ही क्या होगा? स्नैप लेते ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।